हेलो क्लास। तो पिछली क्लास में हमने किया था 4 रिल्म्स ऑफ द अर्थ, जिसमें हमने कॉन्टिनेंट्स को स्टडी किया था, ग्लोब पर ओशियंस को भी किया था। अब एटमॉस्फेयर भी हम कंपोजिशन पढ़ चुके थे कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस हैं। एक सिंगल गैस नहीं है, काफ़ी सारी हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कितनी सारी गैसेस हैं हमारे आसपास। अब हम एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस जान लेते हैं कि हमारे लिए एटमॉस्फेयर ज़रूरी क्यों है। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज़ द लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म। तो देखो, हर ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन। भाई हर ऑर्गेनिज्म किससे ज़िंदा है? ऑक्सीजन से। कोई सांस लेगा तो भाई ऑक्सीजन तो चाहिए ना उसको। नाइट्रोजन हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो। इसके अलावा प्लांट्स के लिए ना नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसको ग्रो करने में मदद करती है। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स प्लांट्स टू मेक देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जिस तरीके से हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसी तरीके से प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत है। The atmosphere insulates the earth from the sun's radiation, thus maintaining the right temperatures. This is called the greenhouse effect. इसके अलावा आपको पता है कि हमारा जो एटमॉस्फियर है, हमारी जो गैसेज हैं, जो एयर है हमारे आसपास, वो हमारी अर्थ को गर्म रखने का काम करती है। ओके अगर ये नहीं होता एटमॉस्फियर तो सारी की सारी जो गर्मी है वो निकल जाती हमारी अर्थ से, और ये बर्फ, ये जो अर्थ है पूरी तरीके से बर्फ से ढक जाती, बिल्कुल ठंडी हो जाती है ना। तो जो हमारा एटमॉस्फियर है वो हमारी अर्थ को गर्म रखने में भी मदद करता है, जिससे हम सब लोग जी पा रहे हैं। ओजोन गैस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेज से भी हमें बचाती है ओजोन। वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स कॉज द वेदर फिनोमिना। वाटर वेपर की हेल्प से ही वेदर चेंज होते हैं। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फियर चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। देखो, जो एटमॉस्फियर के जो चेंजेस हैं वो जगह से और समय से चेंज होते रहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एटमॉस्फियर की 5 लेयर्स के बारे में। तो देखिए ज़रा, ये है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है नीचे ट्रोपोस्फियर, उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एग्जोस्फियर। इसको आप इसी सीक्वेंस में लर्न करिएगा। ओके आप इसी सीक्वेंस में इसको लर्न करिएगा। या तो आप नीचे लेवल से ऊपर जाइए या ऊपर से सरफेस तक आइए, पर आपका सीक्वेंस यही रहना चाहिए। या तो एग्जोस्फियर, थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर करिए, या ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर करिए। ओके तो सबसे पहले हम लोएस्ट लेयर के बारे में बात करेंगे, यानी कि ट्रोपोस्फियर। तो देखो, अर्थ का सरफेस ये दिखाया गया है। अर्थ के सरफेस पे क्या है? सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर। इट इज़ द लोएस्ट एंड द क्लोजेस्ट लेयर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। द एक्सटेंट ऑफ द लेयर वेरीज फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर। तो इक्वेटर पे ये 18 किलोमीटर तक है, 18 किलोमीटर तक है, यानी सरफेस से 18 किलोमीटर तक। ओके और पोल्स पर ये सिर्फ 8 किलोमीटर तक है। द एटमॉस्फेयर इज द थिकेस्ट एयर। सबसे ज़्यादा यहाँ पर एयर है, एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा थिक है यहाँ पर। द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर। यानी 165 मीटर पे 165 मीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो 1 डिग्री कम हो जाएगा, फिर उससे ऊपर 165 और जाओगे तो फिर 1 डिग्री कम हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड लैप्स रेट। इसको हम क्या बोलते हैं? लैप्स रेट। यानी जितनी ऊंचाई पर जाते जाओगे उतना ही टेम्परेचर कम होता जाएगा। तभी तो गर्मियों में लोग हिली एरियाज़ में जाते हैं, है ना, हिल स्टेशन जाते हैं गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि वो ऊंचाई पर हैं, और जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर जाओगे उतनी ही ज़्यादा ठंडक होगी। ऑल चेंजेस इन वेदर फिनोमिना टेक प्लेस इन दिस ईयर in this layer. The ट्रोपोपॉज इज द अपर बाउंड्री ऑफ दिस लेयर। तो जो इसकी ऊपर की बाउंड्री है वो है आपकी ट्रोपोपॉज। एरोप्लेन्स फ्लाई इन दिस जोन। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि हमारे जो एरोप्लेन है वो किस लेयर में उड़ते हैं? वो उड़ते हैं ट्रोपोस्फियर में। दूसरी है हमारी स्ट्रेटोस्फियर। जस्ट अबव द ट्रोपोस्फियर इज द स्ट्रेटोस्फियर। तो देखो ज़रा, ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर क्या है? स्ट्रेटोस्फियर। इट एक्सटेंड्स ऑलमोस्ट अप टू 50 किलोमीटर। तो कितनी ऊंचाई तक है ये? 50 किलोमीटर तक है।
ओजोन, इसको अंडरलाइन करिएगा कि ओजोन किस लेयर में है, ओजोन आपकी स्ट्रेटोस्फियर में है। प्लेन कहाँ उड़ते हैं, ट्रोपोस्फियर में, और ओजोन लेयर कहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फियर में। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। और ओजोन हमें किससे बचाती है, सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, वरना हमारी स्किन जल जाएगी, हमें कैंसर हो जाएगा। द स्ट्रेटोपॉज इज द थिन लेयर दैट सेपरेट्स द स्ट्रेटोस्फियर फ्रॉम द मेसोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर की ये जो बीच की लाइन है, देख रहे हो आप, ये वाली जो लाइन है, जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये है आपकी स्ट्रेटोपॉज, जो कि स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर को अलग करती है, मेसोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को सेपरेट करती है। नाउ मेसोस्फियर, देखो तीसरी, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी है आपकी मेसोस्फियर। दिस लेयर इज अबव द स्ट्रेटोस्फियर। द मेसोस्फियर एक्सटेंड्स बिटवीन 50 किलोमीटर एंड 80 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। इट इज़ द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे ज़्यादा ठंडक यहाँ पर रहती है। टेम्परेचर्स हेयर फॉल एज लो एज -100 डिग्री सेल्सियस, मतलब -100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है। द मीटियोरॉइड्स गेट बर्नड इन दिस लेयर, इसको भी अंडरलाइन करिएगा। देखो हर लेयर में अपनी एक खासियत है, जैसे ट्रोपोस्फियर में आपके प्लेन्स उड़ रहे थे, स्ट्रेटोस्फियर में आपकी ओजोन थी, इसी तरीके से मेसोस्फियर में आपके जो मीटियोरॉइड्स हैं, यानी जो यूनिवर्स से आ जाते हैं हमारे अर्थ के सरफेस पर, तो वो कहाँ पर जलते हैं, वो जलते हैं आपके मेसोस्फियर में। अब है थर्मोस्फियर। द थर्मोस्फियर लाइज अबव द मेसोस्फियर एंड बिलो द एक्सोस्फियर। तो मेसोस्फियर से ऊपर और एक्सोस्फियर से नीचे आपकी है थर्मोस्फियर। द टर्म थर्मो मीन्स हीट, जो वर्ड है ना थर्मो, इसका मतलब ये होता है हीट, यानी कि गर्मी। द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई इन दिस लेयर, बहुत गर्म है ये वाली लेयर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। दिस लेयर एक्सटेंड्स अपवर्ड्स अप टू 640 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। द आयनोस्फीयर इज द लोअर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो है आयनोस्फीयर। द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन वेव्स टेक्स प्लेस इन दिस लेयर्स, को अंडरलाइन करिएगा कि हमारे टीवी और रेडियो जो चल पाते हैं, उनके जो ट्रांसमिशन होते हैं सिग्नल्स के, वो थर्मोस्फीयर में होते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन वेव्स टेक्स प्लेस इन दिस लेयर। All artificial satellites are positioned in this layer. The phenomena of aurora borealis and aurora australis also occur in this layer. अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट लेयर की, दिस इज एक्सोस्फियर। ओके, दिस इज एक्सोस्फियर। The fifth and the last layer is the exosphere. It is the outermost layer of the Earth's surface. सबसे ऊपरी, सबसे बाहरी लेयर है ये एटमॉस्फेयर की। This layer is a transitional zone between the outer space and the Earth's atmosphere. This layer extends up to 10,000 किलोमीटर above Earth. तो हमारी अर्थ के सरफेस से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है ये। The temperature in this layer can exceed 4,000 degrees Celsius and increases with altitude. The gravity is virtually absent in this layer. It is made up of extremely thin air. बहुत कम एयर है, बहुत ही कम यहाँ पर एयर है। अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर की, जहाँ पर आपकी लिथोस्फीयर, देखो ये है आपका बायोस्फीयर, देखो ये है आपका बायोस्फीयर, जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फीयर तीनों आकर मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। If you carefully observe the image given above, you will find that the lithosphere, hydrosphere and atmosphere meet in a zone called biosphere. तो देखो इसमें क्या मिल रहे हैं, इसमें आपकी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर मिल रहे हैं। It is in this zone where all forms of life exist. ये वही जगह है जहाँ पर हर तरीके की लाइफ है। देखो पानी वाली लाइफ भी है, एयर वाली लाइफ भी है, यानी बर्ड्स भी इसमें इंक्लूड हैं, लैंड यानी कि इसमें ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, लैंड वाले एनिमल्स भी इंक्लूड हैं। तो हर तरीके की लाइफ यहाँ पर है। द टर्म बायोस्फीयर वॉज कॉइंड बाय जियोलॉजिस्ट एडवर्ड स्यूज इन 1875। बायोज इन ग्रीक मीन्स लाइफ। तो बायोज का मतलब क्या होता है ग्रीक में, जिंदगी यानी कि लाइफ। Life on Earth is possible because of its distance from the sun, the availability of oxygen and adequate amount of water for all. हमारी अर्थ पर ज़िंदगी क्यों पॉसिबल है? क्योंकि एक तो यहाँ पर प्रॉपर गर्मी है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, सन से हमारी सही दूरी है। ज़्यादा दूरी होती तो बिल्कुल ठंडी हो जाती, ज़्यादा पास हो जाता है सन, हमारे जो हमारी अर्थ है वो सन के पास, तो गर्मी ज़्यादा हो जाती।
तो एक तो प्रॉपर डिस्टेंस है हमारा सन से, दूसरा हमारे लिए ऑक्सीजन है, तीसरा पानी है सबके लिए। द लाइफ एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, फ्लोरा एंड फौना। तो दो पार्ट्स में हमारी जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट इज फ्लोरा, दैट इज प्लांट्स, एंड द सेकेंड वन इज फौना, दैट इज एनिमल्स। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट इन विच इट एग्जिस्ट एंड दिस इज कॉल्ड हैबिटेट। तो हर कोई अपने एनवायरनमेंट में रहता है। पानी के जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो पानी में रहते हैं। जो लैंड है वो लैंड पर रहते हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं हैबिटेट। All the organisms, whether plants or animals, interact with each other in their environment. All the interacting components, biotic and abiotic, with the group of organisms form the ecosystem. तो यहाँ पर जो बायोटिक मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स में आपकी एयर आ गई, वाटर आ गए, है ना, रिसोर्सेज आ गई, मिनरल्स आ गए, सॉइल आ गई। तो ये सब चीज़ें मिलती हैं और ये बनाती हैं इकोसिस्टम। ये एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, यानी कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। दिस द इकोसिस्टम ऑफ अ रेन फॉरेस्ट इंक्लूड्स द प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर क्रिएचर्स लिविंग इन दैट रेन फॉरेस्ट as well as the environment of the rainforest. Similarly, the ecosystem in a rice field contains rice plants, other smaller plant species, insects, earthworms and many tiny organisms in the soil. जैसे कि अगर हम बात करें एक फॉरेस्ट की, तो एक फॉरेस्ट के अंदर क्या है, वो उनका खुद का एक इकोसिस्टम है। वही उसमें प्लांट्स हैं, उसमें एनिमल्स हैं, उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उसमें आपके बर्ड्स हैं। ओके, तो ये सब हो गए आपके रेन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम। अब हम बात करें एक राइस फील्ड मतलब जहाँ पर चावल उगाए जा रहे हैं। देखो वहाँ पर प्लांट है, इसके अलावा वहाँ पर आपके छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, स्पीसीज हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, अर्थवॉर्म्स हो गए, सॉइल के अंदर जितने भी आपके टाइनी ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट ऑन लैंड, इन वाटर बॉडीज एंड इन द एयर। एन इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज अ पडल एंड एज बिग एज अ फॉरेस्ट। तो इकोसिस्टम बहुत छोटा भी होता है और बहुत बड़ा बड़ा भी होता है। ओके, ये फॉरेस्ट जितना बड़ा भी हो सकता है, जंगल जितना बड़ा भी हो सकता है। ओके, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करिएगा वापस से। कोई भी अगर डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय।